मैं ऐसे एक योद्धा की कहानी आपको बताने जाने वाला हूं जो नागालैंड के जंगलों से शुरू हुई है। हम सभी लोग जानते हैं, हमने कभी कभार नागालैंड की उस चट्टानों भरी पहाड़ों की तरफ देखा होगा। हमने ये भी देखा होगा कि नागालैंड की तरफ जाते समय जंगलों में छोटे छोटे गांव है, छोटे छोटे गांवों में छोटे छोटे घरों में भी सैनिक रहते हैं। ऐसे हमारे महावीर चक्र विजेता कैप्टन केंगू रूसे की मैं कहानी आपको बताने वाला हूं। नागालैंड से निकलती हुई इनकी दौड़, उम्र सिर्फ 25 साल। पूरा देश देख रहा था, कारगिल में युद्ध छिड़ा था और कारगिल में युद्ध छिड़ने के बाद एक खत अपने पिताजी को लिखने वाला सैनिक था। उसने लिखा था, पिताजी मैं घर आ भी सकता हूं या घर नहीं भी आ सकता हूं, लेकिन एक ही बात मैं इस खत द्वारा आपको कहना चाहता हूं कि अगर मैं घर वापस नहीं आया तो मेरे लिए शोक न करना, क्योंकि मेरे लिए, मेरे देश के प्रति सर्वोच्च बलिदान की भावना आज जग रही है। मैं मेरे देश के लिए बलिदान कर जाऊंगा। कारगिल की लड़ाई शुरू हुई थी। कैप्टन केंगू रूसे को कहा गया, जिसकी घातक टुकड़ी कहा जाता है, घातक प्लाटून कहा जाता है, उस घातक प्लाटून के वो सैनिक थे और उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनको ऐसी जिम्मेदारी दी कि 16,500 फुट की ऊंचाई पे जाना है। टेम्परेचर 0 से नीचे -10 डिग्री है। जैसे हम सब ने अखबारों में पढ़ा था, द्रास, बटालिक, कारगिल, टाइगर हिल, सभी जगहों पे अपने जाबाज सेनानी, जाबाज अधिकारी, जाबाज सेना के जवान लड़ रहे थे। और जब ये बातें कैप्टन केंगू रूसे को पता लगी कि मुझे 16,500 फुट की ऊंचाई पे बसे हुए 7 बंकर पे हमला करना है, सेना के सभी जाबाज जवान तैयार हो गए। 28 जून 1999 की वो रात थी। उस रात को कारगिल, द्रास, बटालिक और टाइगर हिल में जगह जगह पे, चप्पे चप्पे पे भारतीय सेना के जवान झूंझ रहे थे। और ऐसी एक रात में 28 जून 1999 को झूंझने वाले हमारे नागालैंड से गांव में से आए हुए सैनिक कैप्टन केंगू रूसे भी थे। जैसे जैसे इनकी सेना के हमारे सभी जवान वहां से आगे चलते गए, एक नहीं, दो नहीं, चट्टान पार करते करते चढ़ने लगे। ऐसी एक चट्टान पार करने के बाद जब वहां पर पहुंचे तो कैप्टन केंगू रूसे को बुला के उसके कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि एक बंकर में से जो मशीन गन दिख रही है, उस मशीन गन को अगर उस पोस्ट से नहीं हटाया गया तो जो हमारे यहां से, जो सैनिक यहां से इस चट्टान को लांघना चाहते हैं, चढ़ना चाहते हैं, वो चढ़ नहीं पाएंगे। क्योंकि 16,500 फुट की ऊंचाई से पाकिस्तानी सैनिक जो लगातार गोलीबारी कर रहे थे, नीचे की ओर गोलीबारी कर रहे थे, जो लगातार गोलीबारी कर रहे थे, विचार करो, एक बाजू से हमारे भारतीय सेना के जवान उसी चट्टान से ऊपर आ रहे हैं, बर्फीली ठंड है, चारों तरफ बर्फ लगा है, उसी पहाड़ पे, उसी चट्टान पे सेना के जवान उसी बर्फीली चट्टान में रस्सियां फंसा फंसा के एक दूसरे के सहायता से, एक कंधे पे बंदूक लगी है, एक कंधे पे मोर्टर लगा हुआ है, ऐसे करते करते पहली चट्टान लांघते हुए सामने आते हैं तो देखते हैं कि 2 बंकर में से पाकिस्तानी सैनिक लगातार बारूद फेंक रहे हैं। ऐसा ही एक बारूद आके कैप्टन केंगू रूसे के सामने गिर जाता है। कैप्टन केंगू रूसे के सामने आने के बाद उस बारूद से पहले तो वो जख्मी हो जाते हैं। जख्मी होने के पश्चात भी सामने खड़े हुए पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर गोलीबारी करते हैं। चारों तरफ से हमला होने के बाद भी उन्हीं दोनों बंकरों को ध्वस्त करने का काम यही हमारे नागालैंड का जाबाज सिपाही कर देता है।
एक बाजू से तो ध्वस्त हो चुका है। जिस बम ने, छोटे छोटे छर्रों ने उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है, कैप्टन किंगुरुसे के शरीर में से खून आना शुरू हुआ है। लेकिन पुनः एक बार कमांडिंग ऑफिसर उनके पास संदेशा आता है कि अभी ये जो 2 बंकर आपने उध्वस्त किए हैं, ध्वस्त किए हैं, ऊपर जाना है और ऊपर जो 5 बंकर दिख रहे हैं और वो जो मशीन गन ऊपर से मारा कर रही है उसे ध्वस्त करना है। कैप्टन, आज जी जान से आपकी जान की बाजी लगा दो। अगर हिंदुस्तानी सेना को विजय हासिल करना है तो ये 5 बंकर को आपको नष्ट करना होगा। कैप्टन किंगुरुसे, जाबाज सैनिक चल पड़ते हैं। चालू हो जाती है वापस वही दौर। रस्सी को पुनः एक बार उसी बर्फीली चट्टान में फंसा देते हैं। फंसाने के बाद एक दूसरा सैनिक अपने दूसरे साथी को खींचना शुरू कर देते हैं। ऊपर से गोलीबारी हो रही है, फिर भी सैनिक एक दूसरे की सहायता से आगे चल रहा है, चढ़ रहा है, चट्टानों पे जा रहा है। ऐसे करते करते ध्यान में आता है कि बची हुई 1000-1200 फीट की ऊंचाई की आखिरी चट्टान अगर हमें पार करनी है तो कैप्टन किंगुरुसे के जूते वहां से फिसल रहे हैं। लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन जूते की वजह से बर्फीली चट्टान में वो जूते फंस नहीं पा रहे। कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई सोच नहीं सकता कैप्टन किंगुरुसे ने जो किया 1999 की उस रात को किसी के सपने में नहीं आ सकता है। बर्फीली ठंडी हवा में -10 डिग्री के वो जगह पे कैप्टन किंगुरुसे ने अपने जूते खोल के फेंक दिए। 1000 फुट की चट्टान बची हुई, बिना जूते के वो लांग गए, चढ़ गए और बंकर के सामने आते हुए उसी बर्फीली जगह पे खड़े हो गए। एक बाजू के खंधे में मोर्टर लगा है, एक बाजू में बंदूक लगी है। लगातार उन्होंने वहां पर उसी बर्फीली जगह पे, उसी बर्फीली चट्टान पे लगातार गोलीबारी शुरू कर दी। चारों तरफ बचे हुए 5 बंकरों में से पाकिस्तानी सैनिक गोलीबारी कर रहे हैं कि ये सैनिक कैसा इतने ऊपर आ गया। लगातार उसके पीछे से अपने सैनिक आना शुरू हो गए। एक बंकर ध्वस्त किया, दूसरा बंकर ध्वस्त किया, तीसरा बंकर ध्वस्त किया। बचे हुए दोनों बंकर की तरफ कैप्टन किंगुरुसे बढ़ रहे। गोलियां लग रही है, 1 नहीं 2 नहीं 15 गोलियां शरीर के अंदर चली गई है। लेकिन कैप्टन किंगुरुसे के वो 2 बंकर अभी भी दिख रहे हैं। लगातार ग्रेनेड सामने आके गिर रहे हैं। फिर भी कैप्टन किंगुरुसे ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे प्राण इस देश के लिए कुर्बान हो जाए, मैं बचे हुए 2 बंकर को भी ध्वस्त करूंगा। आगे बढ़ते गए। अपने पट्टे में लगे हुए बम से बचे हुए बंकर को भी ध्वस्त किया। चारों तरफ से पाकिस्तानी सेना के सभी जवानों ने गोलीबारी करना शुरू कर दिया। भारतीय सेना के जवान तभी ऊपर आना शुरू हो गया था। ये पता लगा कैप्टन किंगुरुसे अभी ऐसी हालत में है कि अभी शायद आगे नहीं बढ़ सकते। इतने में एक जगह से करीबन 8 जनों की पाकिस्तान की टोली, पाकिस्तान की सैनिक वहां से गोलीबारी करते हुए कैप्टन किंगुरुसे की ओर बढ़ रहे थे। पुनः एक बार 95% क्षतिग्रस्त, 95% शरीर छलनी हो चुका है। फिर भी कैप्टन किंगुरुसे ने कहा कि मैं चाहे शहीद हो जाऊं, ये बचे हुए 8 भी पाकिस्तानी सैनिक बचने नहीं चाहिए। पुनः एक बार गोलीबारी कर दी और सभी पाकिस्तानी सेना के सैनिकों को ढेर कर दिया। लेकिन हमारे कैप्टन किंगुरुसे वहां पर शहीद हुए। यहां पर बैठे हुए कैप्टन किंगुरुसे के वीर पिताजी को हम सभी लोग नमन करते हैं। उस नागालैंड के जंगलों में मैं जाके आया हूं। उस नागालैंड के उस छोटे से गांव के छोटे से घर में मैं जाके आया हूं। आप जब उनकी तस्वीर यहां पर देखोगे कि आपके आंखों में से आने वाले अश्रु को आपको रोकना होगा और जाबाज और जिंदा दिली से हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने वाले हमारे इन सेनानियों को आपको आज सलाम करना होगा। यही हमारा उद्देश्य होगा। पुनः एक बार आपको धन्यवाद। भारत माता की।